आप इतने सफल हैं, आपके पास इतने सारे कर्मचारी हैं, आपकी भी सेकंड जनरेशन काम कर रही है। तो ये बदलाव को आपकी संदाज से देखते हो और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में मेरा सबसे पहला प्रश्न। तो मैनेजमेंट का पहला रूल है दैट डायनामिज्म, चेंज एंड इवोल्यूशन। लेकिन नुकसान का डर भी तो रहता है ना, क्योंकि कौन नुकसान सहने के लिए तैयार है? अगर नुकसान सहने की ताकत नहीं है तो नौकरी करो, बिजनेस क्यों कर रहे हो? बैलेंसिंग लाइफ इज द होल आर्ट ऑफ लिविंग। सो वी नीड टू बिल्ड टीम वो ब्रांड सूरत, और उसके अंदर एक अलग माइंडसेट चाहिए। फैमिली बिजनेस में फीलिंग्स होती है, एक लागणी का प्रभाव होता है जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो क्या मानव मूल्यों को इसमें भूल जाना चाहिए? फैमिली बिजनेस जो है वो प्रोफेशनली रन नहीं हो सकता तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 97% वर्ल्ड में सारे बिजनेसेस फैमिली बिजनेस हैं। नमस्कार, दी सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बिजनेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बिजनेस चैनल में आज के हमारे गेस्ट हैं श्री गिरीश लूथरा जी। गिरीश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। गिरीश जी का छोटा सा परिचय। लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो आज पूरे देश और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, उनके ये चेयरमैन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है, क्योंकि लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो पहला साहस था वो लूथरा डाइंग एंड प्रिंटिंग में। बाद में गिरीश भाई की सोच ने कुछ ऐसा कमाल करके दिखाया कि उन्होंने जेपी के कंपनी में इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट का निर्मूलन करने का काम शुरू किया। उनके बाद उनको एक अच्छा और आइडिया आया और उन्होंने इको टेक्सटाइल पार्क में, गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क पलसाना में बनाया, जिन्होंने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की शक्ल बदल दी, उनकी व्याख्या को बदल दिया। आज पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे गिरीश जी काम करते हैं। तो गिरीश जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न है मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम, खास करके हम जिस एरिया से हैं, ये सूरत एरिया है, साउथ गुजरात एरिया है, उस एरिया में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन काम करती है, लेकिन वैचारिक बदलाव कितना आया है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप इतने सफल हैं, आपके पास इतने सारे कर्मचारी हैं, आपकी भी सेकंड जनरेशन काम कर रही है। तो ये बदलाव को आपकी संदाज से देखते हो और बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में मेरा सबसे पहला प्रश्न। नमस्कार। वर्ल्ड वाइड देखे तो 97-98% बिजनेस फैमिली बिजनेस, फैमिली ओन्ड बिजनेस है। और फैमिली ओन्ड बिजनेसेस की हार्वर्ड की स्टडी के मुताबिक थर्ड जनरेशन तक सिर्फ 3 या 5% लोग बचते हैं, उससे पहले वो खत्म। एंड उसका बेसिक रीजन इज कि वो चेंज विद टाइम और चेंज विद स्केल नहीं होते। तो मैनेजमेंट का पहला रूल है दैट डायनामिज्म, चेंज एंड इवोल्यूशन। एवरी टाइम हमारे को इवॉल्व होते रहना है, नया नया सोचते रहना है, अपने काम में या फिर नए काम में। ट्रेडिशनल बिजनेसेस लाइक टेक्सटाइल, लाइक इंजीनियरिंग, लाइक टॉयज, जो पुराने चलते आ रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस न्यूअर बिजनेस, तो ये बिजनेस का बैलेंसिंग करना भी आना चाहिए प्रोग्रेसिव रहने के लिए। एग्जाम्पल्स है, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का EBITDA या ROI बहुत पुअर हुआ, तो लोगों ने एम्ब्रॉयडरी डाला तो इम्प्रूव हुआ, देन वैल्यू एडिशन पे आए, गारमेंटिंग पे गए, तो दैट वाज चेंज विद इन द सेम साइकिल। और हमारे जैसे ग्रुप ने सेक्टरल चेंज प्लान किया टू मेंटेन द लेगेसी ऑफ द फैमिली। सो फैमिली बिजनेसेस वर्सेस अ प्योर प्रोफेशनल कंपनी, द लॉन्गेविटी के लिए दोनों का तालमेल होना जरूरी। और उसके लिए हर फैमिली ओन्ड बिजनेस ओनर को ग्रेजुअली खुद एक प्रोफेशनल बन के प्रोफेशनल के साथ काम करना शुरू करना चाहिए। सो दिस इज द बेस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आई अंडरस्टैंड। राइट, बट गिरीश जी, आपने बताया फैमिली बिजनेस और एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। फैमिली बिजनेस में फीलिंग्स होती है, एक लागणी का प्रभाव होता है जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में नहीं होता है। तो क्या मानव मूल्यों को इसमें भूल जाना चाहिए? आपका कहना ये है? नहीं, जो लगाव है, अगर हम ये सोचें कि फैमिली बिजनेस जो है वो प्रोफेशनली रन नहीं हो सकता तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि 97% वर्ल्ड में सारे बिजनेसेस फैमिली बिजनेस हैं। छठी पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी तक काम करते हैं, और उसके सिवा वो ग्रो करके आज की डेट में, एक एग्जांपल ऑफ रिलायंस, आज 8-10 लाख करोड़ का काम करते, उसकी नेटवर्थ है, लेकिन है वो फैमिली बिजनेस। तो फैमिली प्रोफेशनल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, ये बात तो मैं नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट वो जरूरी है कि वो कंबाइन करके काम किया। राइट, प्रोफेशनली मैनेजमेंट कंपनी का स्टेप्स थोड़ा समझाइए कि ये क्या क्या मतलब होता है उसका। यूजुअली व्हेन आप एम्पावर और डेलीगेशन दोनों करते हैं, दैट इज
प्रोफेशनली मैनेज कंपनी जहाँ पे डिसीजन टेकिंग प्रोसेस सिर्फ ओनर्स के पास नहीं रहता है। तो प्रोफेशनली रन कंपनीज बेसिकली हैव एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को छूट काम की देना कि वो अपना डिसीजन ले सके, अथॉरिटी ले सके। जो हम फैमिली बिजनेस में हर चीज क्योंकि ओनर करते हैं, वो बोलते हैं इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही आप प्रोफेशनल कंपनीज बनाते हैं तो उसके अंदर चेक बैलेंस आता है। तो देयर इज अ वन पर्सन डूइंग, समबडी चेकिंग, समबडी ऑडिटिंग। तो वो स्टेप्स को लाना, तो हर कंपनी के लिए उसका पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है कि मैं नहीं हूँ और काम होना चाहिए, मेरे होने से ही काम होगा, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और जो वो करते हैं वो प्रोफेशनली रन नहीं कर पा। और ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल रन कंपनीज में उसकी पैशन नहीं है। यू गेट पीपल, ट्रीट देम राइट, उनको ढंग से रखो तो हर आदमी अपना काम बड़े पैशन से करता है और कंपनीज ग्रो करती है। लेकिन नुकसान का डर भी तो रहता है ना, क्योंकि कौन नुकसान सहने के लिए तैयार है? पर अगर नुकसान सहने की ताकत नहीं है तो नौकरी करो, बिजनेस क्यों कर रहे हो? अब बिजनेसमैन का बेस क्या है? करेज। बिजनेसमैन का विजन, बिजनेसमैन का है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर नहीं है रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो आप चेंज नहीं ला सकते, और चेंज नहीं लाओगे तो ग्रो कैसे करो? लाइक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में टीम बिल्डिंग का क्या महत्व है और किस तरह से टीम को बिल्ड करना चाहिए? आपने बताया कि किसी और निर्णय लेता है अपनी कंपनी का, उसको एम्पावर करने का, उसको डेलीगेट करने का, इस पर जोखिम उठाना। तो ऐसे कौन सी प्रकार की एक कम्युनिटी आगे आ रही है कि जिसमें आप भरोसा कर सके? पहले है कि भरोसे से शुरू होता है। तो कुछ सिलेक्टिव लोग अपनी सर्किट से प्रोफेशनली जोड़े जाते हैं, और फिर स्टेप 2 में कॉम्पिटेंट लोग जोड़ने हैं ज़्यादा, जहाँ सिस्टम इज द बेस, नॉट पीपल। तो जनरली प्रोफेशनली रन कंपनी में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी देखना हो तो हमारे को ये जरूरी है कि उसको सिस्टम बेस किया जाए। और आज की डेट में एआई के ज़माने में, ईआरपी के ज़माने में सिस्टम बेस करना कोई चैलेंज नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल्स राइट है। हाँ, जरूर ये है कि यू विल हैव हायर इन्वेस्टमेंट। खाली मशीन पे इन्वेस्ट करने से नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल, इन्वेस्टमेंट ऑन सिस्टम, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर एक एवरेज मैनेजमेंट स्टडीज का रिपोर्ट देखें तो हर प्रोफेशनल या लीडर को, दैट इंक्लूड्स द ओनर, 40% टाइम एचआर पर देना, लेकिन हम नहीं देते। और हम अगर एचआर में उसकी पगारें देखने बैठते हैं तो वो हमारा काम नहीं है, वो अकाउंटेंट का काम। हमारा काम है एचआर में मतलब टीम बिल्ड करना, वैल्यू सिस्टम ऐड करना, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग करवाना, राइट प्रोफेशनल ढूंढने, नेटवर्क बड़ा करना ताकि आपको राइट लोग मिले। अच्छा, एवरेज मीडियम स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोफेशनल आना नहीं चाहता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि पहले अपनी एक इमेज बिल्ड करनी पड़ती है। तो खाली इमेज नहीं, रियल वैल्यू सिस्टम भी बिल्ड करना पड़ता है। अब वैल्यू सिस्टम में उसको छूट देना, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस देना, जितना ब्रेनी आदमी आप रखेंगे, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास पैशन है, उसको रोज नया खाना भी देना पड़ता, तो उसको वो रोज खाना देने के लिए अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ती। राइट। तो गिरीश भाई, आप एक एंटरप्रेन्योर के फॉर्मेट में पूरे समाज में प्रतिष्ठित है। एंटरप्रेन्योर के फॉर्मेट में आपका काम आपकी कंपनी में क्या रहता है? आपने बताया 40% काम एचआर का, ये सब वो, लेकिन फिर भी पूरा दिन आप खाली यही करते रहते हो कि कुछ और भी करते हो? सी, टॉप मैनेजमेंट जॉब, पहला जॉब ये है कि वो एक स्ट्रेटेजिक थिंकर रहे, तो उसके लिए खुद का अपग्रेडेशन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आज से 20-25 साल पहले आई यूज्ड टू फोकस के स्ट्रेटेजी इंप्रूवमेंट करने की एबिलिटी इंप्रूव कर। टेक्निकल कैपेबिलिटी होना अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल रोल वो 20% रह जाता है, जिसमें हम स्किल अपना प्लानिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में, ये सब चीज़ों में करते हैं। हमारा मेजर 40% रोल है टीम बिल्डिंग एंड एचआर स्ट्रेंथ। दूसरा हमारा मेजर रोल है सिस्टम डिजाइन। लाइक इन माय कंपनी इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 10 इयर्स टू बिल्ड सिस्टम। वो सिस्टम में हर आदमी को उसका रोल, चेक बैलेंस को कोई गड़बड़ हो तो वो पकड़ी जाए, ऑडिट टीम खड़ा करना, सर्विलेंस चेक करना, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिस्टम्स में ऐड करना, इट्स अ प्रोसेस। और उसके लिए पहले खुद को अपग्रेड करना और एक्सेप्ट करना कि मुझे अब काम हाथ से नहीं करना है। ये हमने 40 साल पहले, 30 साल पहले किया था, आज उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो रिजल्ट ओवरनाइट नहीं आता है। दूसरा, ये सारी चीज़ों में पेशेंस की ज़रूरत है।
जादू की लकड़ी नहीं है कि लिया और काम हो गया। बहुत स्लोली ग्रेजुअली अपने को ये वैल्यूज इनकलकेट करनी पड़ती हैं कि आप ये करें, इस तरह से करें। मेरी सोच ये है, मेरा 50% टाइम सिर्फ मेरी सोच को ट्रांसफर करने में जाता है, समझाने में जाता है कि क्या करना चाहिए, हाउ डू वी लीड। और लीडरशिप डेवलपमेंट इज नॉट बाय जस्ट लीडरशिप लेक्चर्स, राइट। लीडरशिप के ट्रेनिंग लेने के बाद उसको वो मौका मिलना चाहिए अप्लाई करने के। तो उसका डायग्नोस्टिक और उसका सोल्यूशन और उसके ऊपर से स्ट्रेटेजिक प्लान, तो ये सारा कॉम्बिनेशन टॉप मैनेजमेंट का रूटीन जॉब। टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना, वो बिजनेस, रियल बिजनेस करना, रियल बिजनेस इज अ रूटीन जॉब। आई विल गिव अनदर एग्जाम। हम लोग बोलते हैं रिलीजियस है, इंडिया में 95% लोग रिलीजियस है, जो नहीं है। दे आर रिचुअलिस्टिक, दे आर नॉट रिलीजियस। दे अंडरस्टैंड रिचुअल्स, वो पूजा समझते हैं, वो रिलीजन नहीं समझते। मेरा रिलीजन है प्यार बांटते चलो या हैप्पीनेस बांटो। वो एक रिलीजन बोलता है कि आप अपने सब जगह पर ध्यान रखो, नेगेटिव मत करो। हम क्या करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, शाम को मर्डर। रिलीजियस होना और रिचुअलिस्टिक होना, पंडित जो है आके पूजा पाठ करवाता है वो रिचुअलिस्टिक, और जो गुरु है वो रिलीजियस है, वो रिलीजन जानते हैं, उन्होंने रिलीजन को कन्वर्ट करने का पेपर पे लाना, समझाना। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस लाइज इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक है उसकी पूरी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और एक थॉट प्रोसेस को रखना और वो नॉलेज ट्रांसफर देना, और एक है रूटीन करना। बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना इज रिचुअल, मार्केटिंग करना इज रिचुअल, बट मार्केटिंग में मार्केटिंग, ब्रांडिंग और लॉन्ग लॉन्ग क्लाइंट्स को संभालना, कैसे संभालना इज रिलीजन, संभालना इज रिचुअल। तो ये जब रिचुअल और रिलीजन के बीच का डिफरेंस समझेंगे तो बिजनेस का समझ भी आ जाए कि हमें बिजनेस का अपनी वैल्यू सिस्टम्स को ट्रांसफर देना है, ये हमारा रोल है। लाइक नॉलेज को ट्रांसफर करना, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस आपने कहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गिरीश लुथरा जी से। वो लुथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है। लुथरा ग्रुप ऑफ कंपनी टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इको टेक्सटाइल पार्क, ऐसी विविध प्रवृत्तियों में आज बिजी है। नॉलेज ट्रांसफर करना, तो आपका सेकेंड जनरेशन, आपका बेटा, आपकी बेटी, उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेशन रखते हो? क्योंकि हर एक की एक फरियाद होती है कि हमारी सेकंड जनरेशन हमको सुनती नहीं है। हम चाहते हैं कि हम हमारी बात उनको समझाएं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है। दूसरा कि शायद फर्स्ट जनरेशन पढ़ाई में, एजुकेशन में कम हो, इसलिए शायद वो अपनी बात को अच्छी तरह से वो नहीं समझा सकते। तब ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो अनुभव है। तो इसकी वजह से ये जो जनरेशन गैप बड़ा होता जा रहा है, उसमें काफ़ी फैमिली में ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर अल्टीमेटली उसमें सक्सेस नहीं पा जाती है। आप किस तरह से बैलेंस करते हो? सी, पहली बात के बचपन से कंडीशनिंग ऑफ द चिल्ड्रन, वो एक माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में अपना खुद का कंडीशनिंग भी चेंज करना पड़ता है। हम 60s में पैदा हुए, तो हमारी थॉट प्रोसेस हमारे को जो पेरेंट्स ने दी थी, वो लोग 40s की पैदाइश, तब की कंडीशन, इकोसिस्टम, तब का जीडीपी, इंडिया तब का इंडिया और आज के इंडिया में फर्क। तो मैं टाइम के साथ खुद चेंज नहीं करूंगा और मैं इम्पोज करने की बात करूंगा कि मेरी सोच ठीक है, तो डेफिनेटली घर्षण आएगा। देयर विल बी अ डिस्प्यूट बिटवीन थॉट प्रोसेस। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जो पहले 50 साल में जितना चेंज आता था, अभी वो 8 साल में उतना चेंज आता। दैट मीन्स कि पहले अगर जनरेशन गैप एक्स था, तो अभी 3x 5x है। तो वो जनरेशन गैप को किल करने का एक ही रास्ता है, खुद अपडेटेड रहो। दूसरा, उसको उसके काम करने की मेथड को पहले सुनो। जनरली क्या बोलते हैं, मैंने बोला वैसे करो, कर। तो कभी भी आप किसी प्रोफेशनल से भी नहीं काम कराओगे और अपने बच्चों से भी नहीं काम। उसको सुनो। उसको पहले 10 साल में ट्रेनिंग में, मैं जो आपको बात कर रहा था ट्रेनिंग की, कि वाई एम आई टेकिंग अ डिसीजन वॉज नॉलेज ट्रांसफर। वाई, हम ये वाई का डिसीजन देने में नॉलेज ट्रांसफर देते नहीं। हम बोलते हैं मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसको 1+1 2 कर दे, चैप्टर क्लोज है। वेरस द मोमेंट नीचे वाला आपका टीम लीडर है या नीचे वाले आपके सन है या डॉटर है, उनको वाई का रीजनिंग पहले 5 साल समझ में आता है, जब वो ट्रेनिंग मोड में है। फिर उसको काम करने की जब छूट देते हो, तो वो छूट देने में वो फिर डिसीजन उसके लेता है, तो आपको उसमें कंफर्ट मिलेगा। दूसरा, एक
बड़ा जो मैं रिस्क टेकिंग की बात कर रहा था कि फैमिली बिजनेस टू प्रोफेशनल जाते हैं, आप टीम में नए ब्रेन्स ऐड करते हैं, कुछ रिस्क रहते हैं। वैसा ही रिस्क है कि अगर वो डिसीजन आपने अपने बच्चों को लेने दिया तो कुछ जगह पे आप पिटफॉल भी होगा, लॉस भी होगा। अगर वो लॉस ताकत नहीं है लॉस सहने की, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना आपके समझाने पे सीखेगा उससे ज़्यादा वो गोता खा के सीखेगा, गलती करके सीखेगा। तो उसको गलती का मौका दो। लेट्स गो टू द जापानीज थियरी। वहाँ एक पॉट टूटता है और इंडिया में एक पॉट टूटता है, हम उसको एरोलाइट से जोड़ते हैं, तो अब वो कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं कलर से मैच करके। जापानीज उसको गोल्ड में हाईलाइट करते हैं, बोले मेरी कमजोरी मेरी स्ट्रेंथ बना रहा हूँ। क्या बात। दैट इज द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड इन फैमिली ऑल्सो, कि विथ एज उसकी कुछ कमजोरियां रहेंगी, उसको स्ट्रेंथ कन्वर्ट करना है, उसको टोक के काम नहीं। सो नेगेटिव स्ट्रोक एंड पॉजिटिव स्ट्रोक टू योर चिल्ड्रन, एंड व्हेन आई से चिल्ड्रन, इट इज एट होम दे आर चिल्ड्रन, इन ऑफिस अवर प्रोफेशनल लीडरशिप जो हमारे नीचे काम कर रही है वो भी हमारे चिल्ड्रन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। हो सकता है वो हमसे बड़ी उम्र का हो, लेकिन मुझे उसको मेरे चाइल्ड की तरह बिहेव करना है, तो वो प्रोफेशनली डेवलप होगा और कंपनी की तरफ एक बिलोंगिंगनेस आए। गिरीश जी, आप विदेश में बहुत घूमते हैं, करीबन हमें तो ऐसा भी पता चला है कि आप देश में कम और विदेश में ज़्यादा रहता है। क्या मतलब विदेश जाके आप करते क्या हो? जी, विदेश में मेरे जाने के 5-6 रीज़न्स हैं, और पहले तो मैं कह दूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा वहाँ रहता हूँ कब यहाँ। ये ज़रूर है कि मेरा ट्रैवल लोकल एंड इंटरनेशनल दोनों ज़्यादा है, और वो अभी हुआ है। एक है टेक्नोलॉजी सर्च, बिकॉज़ मेरे सेक्टर में, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में नॉलेज बेस इंडिया में पुअर है, और वर्ल्ड में हमसे 50 साल, 20 साल, 30 साल पहले को लोगों ने काम किया है। तो आप एक विजिट करते हैं, बोले मैं एग्जीबिशन देख के आ गया, उससे काम नहीं हो। उसके बाद में वो एग्जीबिशन के जो हमें हाईलाइट थे उसको फिर मिलने जाना पड़ता, फिर उसको अपने सैंपल भेज के या अपनी प्रॉब्लम भेज के सोल्यूशन डिस्कशन करना। तो इंटरनेट पे आप कॉल करके 2-4-10 बार करते हैं तो फिर 2 बार जाना पड़ता है। तो वो एक साइकिल है, और पैरेलली 4 या 5 सब्जेक्ट रिसर्च के करते हैं, तो उसमें 10 में से 1 पास होता है, 9 फेल होते हैं, पर अपनी तो 10 ट्रिप लगती है। नंबर 2, मैं इंडियन गवर्नमेंट, फिक्की, सीआईआई इन सब के डेलीगेशंस में अक्सर लीडरशिप रोल में या पार्ट ऑफ लीडरशिप रोल में जाता हूँ। तो मेरा फॉरेन जाना या इंडिया में कहीं और जाना, अब वो फिक्की के लिए हो, सीआईआई के लिए हो, अपनी कंपनी के लिए हो, या सरकार के लिए हो, या यूनेप के लिए हो, आई एम आउट ऑफ माई ऑफिस। तो और प्लस सोशल कमिटमेंट्स भी आते हैं, कभी ब्याह शादियाँ होती हैं, कभी फिर आउट ऑफ ऑफिस। पर्पस ऑफ ट्रैवल फ्रॉम प्रोफेशनल एंगल इज मेनली टू गेन नॉलेज एंड बिल्ड कनेक्शंस, जो हमारे को टेक में हेल्प कर सके। और ऑफ कोर्स पैरेलली मार्केटिंग ट्रिप्स भी होती है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स में 5 साल का मार्केटिंग मेहनत एक प्रोजेक्ट दिलवा सकता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लेना है उसके बाद उसको वहाँ बनाना है, तो वो एफर्ट भी चलता है। राइट, आपने आपके जवाब में ही बताया कि आप बहुत घूमते हैं, फिर वापस सूरत आते हैं, घर, शादी ये सब सँभालना होता है, सोशल वर्क भी होता है। हाउ यू मैनेज दिस ऑल? See, वर्क लाइफ बैलेंस की balancing life is the whole art of living. थोड़ा समझाइए। Socially, हमारे को ना, there are 6 parts of anybody's life. My growth professionally will not make me successful if I I'm pulled back by family. तो मेरी फैमिली का ग्रोथ भी उतना रिलेशनशिप ग्रोथ होना जरूरी है जितना मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ जरूरी है। और जैसे मैंने पहले बताया, कंटिन्यूअस नॉलेज अपग्रेडेशन का ग्रोथ जरूरी है। सोशली देर आर बिजनेस सोशल, देर इज सोशल सोशल, फैमिली सोशल, वो दोनों में भी ग्रोथ जरूरी है। पैरेलली अपने आप के साथ का टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम विद योरसेल्फ, विच इज कॉल्ड मेडिटेशन, वो भी जरूरी है, और फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है। तो अगर मैं 6 को बैलेंस करता हूँ, मीन्स आई ग्रो इन ऑल 6 सेक्टर्स, देन आई एम कॉल्ड अ सक्सेसफुल पर्सन। अदरवाइज में एक दूसरे से खिंचाई होती है। अब उसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट टाइम। हमने एक टाइम टेबल बनाया है जो हमारे गुरुओं ने सिखाया था। वो टाइम टेबल के अंदर इतने घंटे यहाँ, इतने घंटे यहाँ, आदमी काम तो 14 घंटे ही जागरूक रहता है, तो 14 घंटे को उसमें कुछ रिचुअल्स है, नहाना धोना खाना पीना, 2 घंटे निकल जाते, तो बचे क्या 12 घंटे।
12 घंटे में आप फैमिली भी देखते हो, आपका खुद का एंटरटेनमेंट देखते हो, हॉबी मेंटेन करते हो, अपने खुद के साथ टाइम निकालना है तो आपकी हॉबी का जीवित रहना जरूरी है। 99.9% लोगों ने हॉबी छोड़ दिया 30 साल की उम्र तक, तो उसकी क्रिएटिव माइंड जो उसके साथ खुद के साथ है वो छूट जाता है। लाइक आई गो फॉर फोटोग्राफी टूर्स इवन टुडे वेयर आई डोंट डू एनीथिंग एल्स बट फोटोग्राफी, नो वर्क, नो फैमिली, वो सब फोटो एंथुसियास्ट के साथ जाते हैं। म्यूजिक सुनने बैठते हैं तो सुनते हैं। आज कलेक्शन ऑफ म्यूजिक बढ़ाना, आज के गाने हम बोलते हैं वो पुराने गाने बहुत अच्छे थे, अरे वो तुम स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में सुने थे इसलिए अच्छे लगते हैं, आज भी उतने अच्छे गाने हैं, आप ढूंढते नहीं हो, और सुनते नहीं हो, सुनो तो सही। मेहनत करना पड़ता है। सो एवरीथिंग नीड्स एफर्ट। माय पॉइंट इज एफर्ट इन ऑल 6 एरियाज। इफ आई डिवाइड 6 एरियाज वो और 18 एरिया बन जाएंगे, क्योंकि सोशल में जैसे मैंने कहा फैमिली सोशल एंड बिजनेस सोशल। देन एजुकेशन में आप बिजनेस लर्निंग है, एजुकेशन इज मेडिटेटिव लर्निंग है, एजुकेशन इज फिजिकल फिटनेस, एजुकेशन इज सोशल लर्निंग, सब में एजुकेशन 4 सबसेट हो जाते हैं। तो पैरेलली यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, तो आपको मार्केटिंग स्किल आना चाहिए, आपको प्रोडक्शन स्किल आना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए, एचआर स्किल चाहिए। तो वो मल्टी स्किल्स पे आपको रोज मेहनत तो करना है। तो हाउ मच टाइम डू यू गिव फॉर लर्निंग योरसेल्फ? मैं जितनों को मिला हूँ, आई फील बैड कि किसी ने 20-20 साल से फॉर्मल लर्निंग बंद कर, एट द एज ऑफ 30 भी फॉर्मल लर्निंग बंद कर दिया है। फॉर्मल लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग, उसको मरते दम तक करना है। रीडिंग मरते दम तक करना है। सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन बेकार है, लेकिन रियल इंफॉर्मेशन के लिए उसका टाइम निकालना पड़ेगा। देयर आर सब सोशल मीडिया और वेबसाइट जहाँ पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो उन्हीं पर रखे। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना चले। आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि पीस ऑफ लाइफ माइंड होना जरूरी है टू बैलेंस, और पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है कि न्यूज़पेपर घर में मत, न्यूज चैनल को मत देखो, बिकॉज दे आर नॉट एडिंग वैल्यू टू योर कंटेंट। आपने बिजनेस न्यूज देखनी है, देर आर प्रोफेशनल कंपनीज जो आपको बिजनेस न्यूज व्हाट्सएप पे रोज सुबह भेज दे, हफ्ते में एक बार भेजेगी कंपाइल करके। जो पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है मत पढ़ो। लोकल न्यूज के लिए मेरे ऑफिस में एक आदमी की ड्यूटी है न्यूज़पेपर सारे पढ़ने के, उसमें जो अपनी खाम की लगे बेचने का। बिलीव मी, 15 दिन में एक न्यूज नहीं बेचता, बिकॉज बाकी सब। सो वी नीड टू क्रिएटिवली थिंक आउट ऑफ बॉक्स, और थोड़े बोल्ड डिसीजंस देने पड़ते हैं। 15 साल से मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता, नॉट अ सिंगल न्यूज। समटाइम्स वी फील कि यू आर नॉट इन्फॉर्म, ऐसा नहीं है। आज मैं चेंबर में आता हूँ या फिक्की में जाता हूँ, सब उधर सीआईआई में जाते हैं, तो गवर्नमेंट की इतनी सब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो अपने काम की न्यूज़ तो मिल ही जाएगी। नहीं मिलने का मतलब ही नहीं है। आप शाम को बैठते हो तो जरूरी है कि ताश खेलना, हम तो नहीं खेलते, दारू नहीं पीना, लेकिन क्या दोस्तों में बैठोगे तो वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे? करेंगे। दैट इज सफिशिएंट, बिकॉज नेगेटिव इंफॉर्मेशन is a cause of stress today, and the moment you are in stress, you never get good results, you are not able to balance your own mind. बहुत पुराना एक सही है, if you are comfortable with yourself, you are comfortable with others. तो ये बैलेंसिंग का पहला नियम है कि आप अपने आप से कंफर्टेबल बनिए, और आपको जो लगता है आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है उसको डिसोन कीजिए। दुखी ये होगे कि मैंने ये जब से प्रैक्टिस शुरू किया, मेरे नंबर ऑफ दोस्त लड़के एक्सेप्टेड, कुछ नए दोस्त हो जाता है fear of missing out। वो उसमें मार खाता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। जब अपने साथ टाइम खुद स्पेंड करोगे तो और माइंड क्रिएटिव चलेगा। अब उसको नेगेटिव या पॉजिटिव चलाना अपने हाथ में है। राइट। दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री गिरीश लूथरा जी से। वो लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनी सूरत के चेयरमैन है और पूरे भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। थोड़ी और बातें करते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। गिरीश जी, वेस्ट मैनेजमेंट एक शब्द आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं ना, उनकी व्याख्या क्या है और कितने फॉर्मेट में अभी वेस्ट होता है, उसकी मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, क्यों लोग पैसा वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को देते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। हम लोगों ने 90s में लर्निंग शुरू किया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। पहले तो कपड़ा बनाते और कपड़ा प्रोसेस करते हो तो आप उसमें पोल्यूट तो करोगे, इफ यू प्रोड्यूस यू विल पोल्यूट। तो पहले हम लोगों ने सीखा कि मिनिमाइज वेस्ट एट सोर्स। बाद में पहला व्याख्या जो हमें दी गई वो ये था कि वेस्ट इज रिसोर्स एट द रॉन्ग प्लेस। इट इज देयर इज नथिंग लाइक वेस्ट इन द वर्ल्ड। ये प्रकृति ने जितनी चीजें बनाई हैं, आप हिस्टोरिकली या उसको साइंटिफिकली बायोलॉजिकली स्टडी करें तो हर चीज एक साइकिल है, और वो साइकिल, वो लाइफ साइकिल बोलो। सो एवरीथिंग इज अ साइकिल। साइकिल मीन्स लाइफ साइकिल है, एनवायरमेंटल साइकिल है, ग्रीन साइकिल है। तो
दैट मीन्स कि मैं आज कोई भी प्रोडक्ट बनाऊं तो उसको मैं ग्रीन डिजाइन कर सकता हूं. व्हाट इज अ ग्रीन डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट? कि जब बनाते वक्त उसका डिसीजन है कि इसका डिस्पोजल कैसे हो. मतलब मुझे डिस्पोज करना ही नहीं है और 100% उस पे से सब चीजें रिसाइकल कर. तो मुझे बनाते वक्त उसकी डिजाइन इंजीनियरिंग में ये ध्यान रखना पड़ेगा. जो आज की डेट में वर्ल्ड में इसकी भी कंपनीज अलग आ गई और इसका भी काम अच्छी अच्छी कंपनीज करती हैं. हम लोगों ने जब वेस्ट मैनेजमेंट में कदम रखा विच वॉज इन ईयर 2000, उस वक्त वेस्ट डिस्पोजल भी एक क्वेश्चन मार्क था. सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, एंड वी एंटर द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट विच इज इंडस्ट्रियल एंड टॉक्सिक. वी सक्सीडेड, बट समवेयर वी वर नॉट कंफर्टेबल. हमको ये लगता था कि ये वेस्ट वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो रिसोर्स है. तो एज ऑन टुडे लुथरा ग्रुप में 90% प्रोडक्ट्स आर रिसाइकल. हम लोग कोई नई कंपनी आज बनाते हैं, वेदर वेस्ट वाटर, वेदर म्यूनिसिपल वेस्ट, वेदर हैजर्डस वेस्ट, हम लोग उस सब कंपनी में पहला ये होता है कि डिजाइन स्टेज पे ऐसा डिजाइन करो कि वो रिसाइकल ही हो जाए. तो 90% प्रोडक्ट रिसाइकलिंग तक आप पहुंच गए. 100 हमारा अचीवमेंट करने का टारगेट है. सो नथिंग गोज आउट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, एवरीथिंग इज रिसाइकल. आई एम श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारे यंग बच्चे अच्छा समझते हैं, उनकी सेंसिटिविटी अच्छी आई है. तो आज हमारी एवरेज एज इन द कंपनी इज 32, अ यंग कंपनी. सो वी हैव यंग माइंड्स with 500 odd engineers. There are new ideas which come in. They don't know how to convert idea to reality. That's where our experience comes. राइट. इको टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात करते हैं. गुजरात इको टेक्सटाइल पार्क अपने पलसाना में किया. दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जब शंकर सिंह जी वाघेला टेक्सटाइल मंत्री थे तब एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्कीम लाई थी और उनमें ये पार्क उन्होंने सबसे पहला बनाया था. तो गिरीश जी पूरे भारतवर्ष में पहले नंबर पे ये टेक्सटाइल पार्क बनाने वालों में से एक है. और कभी-कभी ऐसा भी बोलते हैं केंद्र सरकार के जो टेक्सटाइल मंत्रालय है, कोई भी जाता है बोलते हैं कि मुझे पार्क डालना है तो बोलते हैं कि जाओ पहले जाके सूरत जाके पलसाना में गुजराती को टेक्सटाइल पार्क लुथरा जी का है वो आप देख लो. तो उनका कुछ तो किया होगा उन्होंने ऐसा, वो चमत्कार होगा. जीआईडीसी की पूरी औद्योगिक विस्तार की व्याख्या ही बदल दी गिरीश भाई ने. सर ऐसा क्या जादू किया था? नहीं, कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीज करने वक्त मैंने जैसे बताया कि उसके बारे में जानना और वो बियॉन्ड नॉर्मल क्या कर सकते हैं ये सोचना, ये हमारा एज एंटरप्रेन्योर्स जॉब है. तो वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक जर्मनी हमसे कुछ 20 साल पहले वो बेवकूफ़ियाँ कर चुका है जो हम आज कर रहे हैं. 40 साल पहले जो हमने 20 साल पहले की थी, तो बहुत इजी था. गो एंड लर्न फ्रॉम देयर. जाओ और देखो. आपने देखा? हाँ, मैं 5 कंट्रीज में घूमा था कि वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिस क्या-क्या है. तो एक होता है टेक्सटाइल पार्क बनाना, एक होता है इको टेक्सटाइल पार्क बन. तो उसमें एनवायरनमेंट के सारे कंपोनेंट्स, और मैंने यूनाइटेड नेशंस यूनिडो के साथ में 10 साल काम किया था 91 से. उसमें मिनिमाइजिंग वेस्ट एट सोर्स, एक का वेस्ट दूसरे का फायदा, रिसोर्स, ये सब चीजें सीखी थी. और मेरी एक दिली इच्छा थी कि वो सारी एक पार्क में मैं ला सकूं. And that is what that passion of designing it green brought the difference. बाकी है एक कटिंग कॉर्नर्स नहीं होना चाहिए. आज वो बोलते हैं कमर्शियल रेट पे काम करना है तो कटिंग कॉर्नर्स होते हैं. हमने कहा सब्सिडी मिल रही है, वो प्रॉफिट नहीं करेंगे, उसमें से हम उसको अपग्रेड ऑफ पार्क को करने के यूज करेंगे. सो अपग्रेडेशन ऑफ पार्क हैपेंड बिकॉज थोड़ा सा फंड भी था. और ये सारे में फंड होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि खाली रिस्क ले सके. वायबल नहीं है तो भी डालते जाओ. तो उसके कंपोनेंट सिलेक्शन के वक्त नॉर्मल पार्क में प्लॉटिंग किया, पाइपलाइन डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी ले आया, बेच दिया. नहीं तो रिचार्जिंग ऑफ बोरवेल हम लोगों ने 2005-6 में डिजाइन कर दिया था सारे पार्क में. और लुथरा मिल में वो 95 से हो रहा था. और लुथरा मिल के कुछ एक्सपीरियंस यूनाइटेड नेशंस के कुछ एक्सपीरियंसेस, ये सारे पार्क बीएसएफ का मेन जो कैंपस था वो उसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया था जर्मनी में. फिर सिंगापुर में एक बात देखा, एक चाइना में देखा. चाइना वॉज टू बिग, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझने में हर्ज नहीं था. सो दैट इज हाउ ऑल दैट लर्निंग इज पुट इनटू द सिस्टम. दर्शक दोस्तों गिरीश जी आगे की सोचते हैं, चलो जानते हैं उनका फ्यूचर प्लान क्या है. मुझे पता है कि वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यानी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आने वाले हैं. क्यों? अगेन ये एक बिजनेस बैलेंस था हमारे लिए सोचना कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज कॉजिंग हेल्थ इश्यूज. सो हमारी थॉट ये थी कि अगर हमें एक मल्टी बास्केट अपना पोर्टफोलियो रखना हो तो हेल्थ केयर
hospitality is one basket where we can also add value to our own knowledge. This hospital, what we are planning, will not be only a hospital but also have a research center for medicines. छोटा रिसर्च सेंटर साथ में हो तो भी आज की डेट में कॉज एंड इफेक्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकल मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए. तो इंडस्ट्री इज द कॉज. हम कॉज पे बहुत लड़ाई करते हैं और उसका इफेक्ट क्या है और इफेक्ट का सोल्यूशन क्या है. सो इट्स ओनली अ थॉट प्रोसेस which has brought us into this sector. अभी तो शुरुआत है, we are just making it. We will need 5 years to learn the business well, but that is okay. Ultimately, finally, and it is a cancer hospital, come lungs and heart as major streams. It's a multi-speciality hospital. तो industrial issues को अगर air pollution देखे तो lungs are affected, and you have a study platform with your own self. Similarly, pesticide का overuse है तो cancer is a result. Tobacco and pesticide are two major causes. Plus air pollution because of vehicles. Because vehicles में आज भी जो exhausts हैं, they are somewhere contributing 60% to the air pollution of Surat. Any industrial town, 60 to 65% is vehicular emission. तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसका नेटवर्क अपना होगा, तो नॉलेज बेस अपनी आएगी और वो कॉम्प्लीमेंट करेगी हमारे काम को. राइट गिरीश जी, एक लास्ट प्रश्न. आपके पिताजी पाकिस्तान से इंडिया आए, दिल्ली से आप सूरत में आए, इसीलिए सूरत के लिए आपको बड़ा गर्व है क्योंकि सूरत ने आपको रोटी दी है, पैसा दिया है, समृद्धि दी है, नाम दिया है, लेकिन ब्रांड सूरत हम लोग बना नहीं पाए. क्या रीजन और क्या करना चाहिए? सी ब्रांड सूरत बनाना चाहिए, अग्रीड. आई मीन आई हैव हैड फेसिंग प्रॉब्लम टिल 2010. किसी भी इंटरनेशनल सेंटर पे जाके बोलो मैं सूरत से आता हूँ तो सूरत कहाँ है बोलना पड़ता था, 300 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मुंबई. ओनली देन दे वुड अंडरस्टैंड, बट दे वुड नॉट अंडरस्टैंड कि उसकी हमारी विशालता क्या है. हमारे यहाँ जो पब्लिक लीडरशिप है वो बहुत सालों तक हमारी प्रेजेंस कहीं पर नहीं दिखा पाई. लास्ट बस 10 साल से इम्प्रूवमेंट आया है, 15 साल से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है. अभी तो एवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अपनी स्पीच में 5-10 स्पीच में, एक स्पीच में, इंडस्ट्री की स्पीच में सूरत का नाम आता है. सो इट इज़ अ गुड चेंज. लेकिन हमारे लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को कुछ समझने की जरूरत है. हमारे यहाँ क्या 99% लोग MSME. अब MSME में कल्चर ऑफ कॉस्ट कटिंग, नॉन विजुअलाइजिंग, विजन नहीं है. तो विजन नहीं होने की वजह से उसको हर चीज लायबिलिटी लग. ब्रांडिंग कॉस्ट एक खर्चा लगता है, जबकि ब्रांडिंग कॉस्ट इज एन इन्वेस्टमेंट विच विल पे बैक इन 10 ईयर्स. तो वो चीज पे एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं आया है. आई थिंक हम चैम्बर में एक एजेंडा ले सकते हैं, बट देन इट हैज टू बी अ फ्री एजेंडा विथ लॉट ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ ब्रेन्स हु कैन अंडरस्टैंड ब्रांडिंग. वो हमारे यहाँ वो ये नहीं होना चाहिए बिकॉज वो 10 साल से है इसके लिए वो लीडर है तो उसको तो रखना पड़ेगा. ये पड़ेगा कुछ नहीं है. इफ यू आर कॉम्पिटेंट यू आर इन द टीम, इफ आर नॉट कॉम्पिटेंट यू आर आउट. इफ यू कैन नॉट डिवोट टाइम, मनी एंड एफर्ट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड. यू मे बी ग्रेट. सो वी नीड टू बिल्ड टीम फॉर ब्रांड सूरत, और उसके अंदर एक अलग माइंडसेट चाहिए. अभी वो माइंडसेट के लोग कहीं पे एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पा रहे. संबंध किसी ने लीड लेना पड़ेगा, उसको बना तो सकते हैं. और कोई भी सिटी का ब्रांड नॉर्मली टाइम देता है. इट्स नॉट इजी. लाइक बड़ौदा वाज नोन फॉर यूनिवर्सिटी, तो वो यूनिवर्सिटी में एक फ़ायदा होता है, बच्चे वहाँ से निकलते हैं तो वो स्प्रेड कर देते हैं. पुणे का सेम था, पुणे इंजीनियरिंग बना, अहमदाबाद राजकोट इंजीनियरिंग हब बने. अब मोरबी देख लो, कौन जानता था मोरबी को? आज 90% ऑफ द वर्ल्ड टाइल इज गिवन बाय मोरबी, तो सब पहचानते हो गए. तो काम भी वैसा करना पड़ता है. हमारा एक दूसरा लिमिटेशन है, डायमंड सेक्टर का एक्सपोर्ट छोड़ दो तो सूरत में किसी को एक्सपोर्ट का के ऊपर एफर्ट करने का भी शौक नहीं. लोकल धंधा मिल रहा है, सो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत है, मिल रहा है. अब बिजनेस मिल रहा है और सेटिस्फाइड रहोगे. सेटिस्फेक्शन इज अगेंस्ट ग्रोथ. राइट, दैट इज द फर्स्ट वर्ड, अगेंस्ट ग्रोथ. विकास का विरोधी प्रयास. और वो ग्रोथ खाली जैसे मैंने पहले भी बताया बैलेंस ग्रोथ है. बैलेंस ग्रोथ में मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, प्रोडक्शन खराब करता हूँ तो भी मेरा माल बिकेगा नहीं. मैं प्रोडक्शन बहुत अच्छी करता हूँ, मार्केटिंग नहीं कर पाता तो भी मेरा माल नहीं बिकेगा. तो वो बैलेंस करना जरूरी है. वैसे ब्रांडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट बैलेंसिंग वी ऑल नीड टू डू. थैंक यू वेरी मच. हमारे दर्शकों को कोई एक अच्छा संदेश हम
लास्ट में हाथ देते हैं, आप भी कुछ दीजिए। वेल, मेरा एक ही संदेश है कि हम लोग निराश बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हम नेगेटिव स्टोरीज के आसपास बहुत घूमते हैं। Whereas fact remains कि possibility of doing things is enormous. इतनी possibility है कि आदमी के पास ना उतना टाइम है, ना उतना उसके पास में एबिलिटी है कि वो सब कुछ कर सके। खाली वो गैप ढूंढना है, ये हमारा रोल है। और पढ़ते रहना है, कंटिन्यूसली ग्रो होते रहना है और अपने आप को इवॉल्व करना है। सेटिस्फाइड तो कभी होते ही नहीं। वो हमारे कई संतों ने बोला था कि सेटिस्फाइड जिंदगी जियो तो वो संत ही बन जाओ, फिर आप बिजनेस में क्यों आओगे? अगर बिजनेस में आना है तो सेटिस्फाइड तो नहीं हो रहे। और ग्रोथ के लिए पोटेंशियल नहीं है, ये बात मैं मानता नहीं। हमारे यहाँ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एग्जाम्पल्स ले लो, तो ऐसे एग्जाम्पल है जो 5 करोड़ का भी धंधा नहीं करते थे, आज 500 करोड़ का बिजनेस करके, जहाँ मार्जिन 4% नहीं देते थे, आज वो 20% मार्जिन पे काम करने वाले हो गए। कैसे? उन्होंने गैप देखा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि सारी मार्केट वो प्रॉब्लम में है। एक दूसरी एक हैबिट है एमएसएमई सेक्टर को जो उन्होंने बंद करनी चाहिए, रोने की आदत। रोना बंद करो और हंसते हुए पॉसिबिलिटी देखो। एग्जाम्पल मेरे साथ खुद में लाइफ में हुआ है बहुत बार। हमारे इनकम टैक्स की रेट थी, हम लोग हंसते हुए काम जैसे नॉर्मल काम कर रहे हैं, आप पूछो हम रिपोर्ट देंगे, वी आर डूइंग इट इन हेल्दी स्पिरिट। तो होता क्या है कि वो स्पिरिट पहले 2-3 घंटे में सारा टेंशन डिफ्यूज कर देती है, तो बातचीत करना इजी हो जाता है, तो रिजल्ट अच्छा आता है। और मेरी ये बात हुई थी, तो एक ऑफिसर बोलता है कि आप स्माइल कर रहे हो, मैं कहा मैं स्माइल नहीं करूंगा तो तुम करोगे, बेटर है मैं करूं। I mean, I'm just on the lighter way. I said that you are doing your job, you please do your job. We will protect our job, it's our job. So it's a win-win for both. बट हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेसफुल ले लेते हैं, अरे मैं तो मर गया, मैं तो ये हो गया। नेगेटिव बातें बंद करो, तो लाइफ में डिफरेंस देखो। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शक दोस्तों, ये थे गिरीश लूथरा जी, लूथरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन, जो खुद अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है, मैं ऐसा मानता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इस बिज़नेस जो चैनल है, इसके दर्शकों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बार-बार ऐसे वक्ताओं के साथ, ऐसे व्यक्तित्व के साथ मिलकर रहेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।